नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और उस खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर विस्तार से आगे आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर, सबसे पहले आपको बताएंगे बिहार में आसमानी आफत से हाहाकार क्यों मचा है। समझाएंगे कि क्या लॉ एंड ऑर्डर को जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है। समझाएंगे कि बिहार में चुनाव की तैयारी के बीच आखिर पोस्टर वॉर क्यों जारी है और अंत में बात आतंक के आका की खौफनाक साजिश के खुलासे की भी करेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले, एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी की गिरफ्त में आ रहा है तो वहीं बिहार के कई जिलों में अचानक से मौसम बदलना लोगों के लिए राहत के साथ साथ आफत बनकर सामने आया है। राजधानी समेत कई शहरों में आंधी, बारिश और तूफान से तबाही तो हुई, कई लोगों की जान भी चली गई। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तेज बारिश, इतनी जोर बरसात मानो सावन भादों का महीना हो, पर नहीं, ये तस्वीर तो चैत महीने में ही लोगों को अचंभित कर रही है। नालंदा में तेज बारिश और तूफान से जनजीवन प्रभावित हुआ। आंधी के चलते पेड़ गिरने से खंडहर इलाके में एक गार्ड की जान तक चली गई। अब ये अगली तस्वीर सासाराम की है, जहां दोपहर बाद आई तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। शेरशाह मकबरा के ईदगाह के पास एक विशाल पेड़ ऑटो रिक्शा पर गिर गया। गनीमत रही कि उस पर कोई यात्री सवार नहीं थे। ऑटो ड्राइवर के पैर में गंभीर चोट लगी, पर पूरी तरह से ऑटो रिक्शा पेड़ की मोटी टहनी के नीचे दब गया। सासाराम के शहरी इलाकों में कई पेड़ उखड़ गए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर इलाके में खेतों में लगी गेहूं की फसल काट रहे कई किसान आसमानी आफत की चपेट में आ गए। पास में ताड़ के पेड़ पर ठनका जा गिरा, जिससे 2 किसान वहीं बेहोश हो गए। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं छपरा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका गुदरी का है, जहां सड़कों पर घुटने तक पानी बह रहा है। तेज बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सिवान में ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दरौंदा इलाके के राजू कुमार और महाराजगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले राकेश गिरी की मौत हो गई। ये दोनों खेत में काम कर रहे थे, तभी आसमानी कहर के शिकार बन गए। आनन फानन में दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं सिवान के शहरी इलाके में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। हालांकि बारिश ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। आरा में भी अचानक हुई तेज बारिश और आंधी से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, पर बारिश ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। बात राजधानी पटना की करें तो यहां भी मौसम के बदले हुए मिजाज से लोगों को गर्मी से राहत मिली। जोरदार बारिश से लोगों को उमस से निजात मिलती दिखी। कुल मिलाकर तेज आंधी, बारिश और ठनका कई जगहों पर राहत तो कई इलाकों में आफत बनकर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब इस खबर को समझते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिहार में ठनका से अब तक कितने लोगों की मौत हो गई। अगर हम बात कर लें सिर्फ 2 दिन की, यानी कि बीते 2 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत बिहार में ठनका की वजह से हो चुकी। बारिश और ठनके ने 40 लोगों की जान ले ली है और सबसे ज्यादा जो आंकड़े सामने आए हैं मृतकों के, वो नालंदा से सामने आए हैं। सबसे ज्यादा नालंदा में 18 लोगों की मौत हुई है और बेगूसराय में 5 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा में भी 5 लोगों की जान चली गई है और साथ ही साथ मधुबनी में 4 लोगों की ठनके की चपेट में आने से जान चली गई। बात जमुई की कर लीजिए। जमुई में 3 लोगों की मौत ठनके की वजह से हुई है, जबकि समस्तीपुर और सहरसा में 2 लोगों की मौत ठनका की चपेट में आने से हो गई है। इसके अलावा औरंगाबाद, अररिया और गया जिले भी हैं, जहां ठनका की चपेट में आने की वजह से एक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें, जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, उस पर अगर नजर डाला जाए तो पता चलता है
कि 2017 से लेकर 2022 के बीच हर साल बिहार में 271 लोगों की मौत ठनका गिरने की वजह से हुई, जबकि 58 लोग घायल हुए। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ठनका क्यों गिरता है, तो अब ठनका गिरने की वजह भी जान लीजिए। देखिए, बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके बीच असंतुलन हो जाता है और इसी वजह से बिजली के रूप में वो डिस्चार्ज होकर धरती की ओर आ जाते हैं, जिसे हम ठनका के तौर पर देखते हैं। दरअसल बादल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें पॉजिटिव ऊर्जा होती है और बादल का नीचे वाला हिस्सा जिसमें नेगेटिव ऊर्जा होती है, और दोनों ही हिस्से टकराते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होता है और इसी स्पार्क को आसमानी बिजली या फिर ठनका कहते हैं। और जैसे ही आसमानी बिजली ठनका एक करंट के तौर पर धरती पर गिरता है, उसकी चपेट में आने की वजह से लोगों की जान चली जाती है। अब आप ये जानिए कि ठनका से आखिर खुद को कैसे बचाएं। मान लीजिए आप ऐसे जगह पर फंस गए हैं जहां ठनका की ऐसी आशंका है, तो उसे कैसे बचना है। सबसे पहले मौसम पर आपको नजर रखना होगा। मौसम विभाग की तरफ से भी बारी बारी अलर्ट भी जारी किया जाता रहा है, तो आपको उस पर भी ध्यान रखना है। मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, क्या आपको सजेशन दिया जा रहा है, इसे ध्यान में रखना है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में घर से बाहर ना निकलें, ये कोशिश कर सकते हैं। गरज चमक की अगर स्थिति होती है तो सुरक्षित जगह तलाश कर कम ऊंचाई वाली इमारत या गाड़ी में आप शरण ले सकते हैं। वैसे जगह पर रुकिएगा जहां पर कम ऊंचाई की कोई इमारत हो, और इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जहां भी आप खड़े हो वहां पर बिजली के पोल ना हो, मतलब आप किसी भी बिजली के पोल के पास खड़े ना हो। इसके साथ ही बारिश और बिजली कड़कने की स्थिति में अपने मोबाइल को भी आप बंद करके ही रखें। देखिए, ठनका को खुद से बचाने के लिए खुले मैदानों में आप जा सकते हैं। ऊंची इमारत, पेड़ों और पानी से आप दूर रहें। ये अपने आप में आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर ऐसी कभी भी संभावना या आशंका जाहिर की जा रही हो तो आप खुले मैदान से, ऊंची इमारत से, पेड़ से, पानी से दूर रहने की कोशिश कीजिए। ठनका गिरता है तो जमीन पर आप लेट जाएं। अपने हाथों को सिर के ऊपर रख लीजिए। अगर आसपास में ठनका गिरता है तो गिरने के 30 मिनट तक घर में ही रहें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। अगर आप ऐसी सावधानी बरतते हैं तो ठनका से बच सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। अपराध पर बिहार में एक बार फिर से सियासी जंग तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने एक पोस्ट में अपराध के आंकड़े जारी कर बिहार की सियासत सुलगा दी। अब तेजस्वी यादव के इसी पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अपराध पर बिहार में फिर सियासत हाई है। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के बाद अपराध पर सियासत गर्मा गई। अपराध के आंकड़े पेश किए गए, जिसके बाद बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा, ये आरजेडी की सरकार नहीं है जहां की मुख्यमंत्री हाउस से अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अगर अपराधी हथियार दिखाएंगे तो फिर वो ठोके जाएंगे। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी आरजेडी के जंगल राज पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजद की सरकार नहीं है, ये लालू प्रसाद जी की सरकार नहीं है कि सत्ता मुख्यमंत्री कार्यालय से चलेगा। यहाँ जो अपराधी हैं, अपराधी यदि गलत करेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा, और जो अपराधी कट्टा या हथियार दिखाने का काम करेंगे उसको पुलिस ठोकने का भी काम, गिरफ्तारी भी करती है, एक्शन भी लेती है। आप बताओ कि कार्रवाई नहीं हुआ, सरकार को विपक्ष की जिम्मेवारी है आईना दिखाने का, और वो आईना दिखाए और सरकार एक्शन नहीं लेगी तब प्रश्न उठाने का है। लेकिन ये सिर्फ लोगों को बरगलाना है, अपने जंगल राज, गुंडा राज के पाप को छुपाना है और आंकड़ा जारी करना है। लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी यादव के पोस्ट पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी सवाल खड़े किए हैं।
संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव अपना क्राइम डेटा दें जब अपराधी लालू प्रसाद एक घर पर बैठकर डिनर करते थे। उनको ये भी डाटा देना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर कोई क्राइम होता है तो निश्चित तौर पर अपराधी पकड़े जाते हैं, और अपना वो क्राइम डाटा दें कि जितने भी अपराधी होते थे वह उस समय लालू जी के घर पे बैठ के डिनर करते थे। चुनावी साल में अपराध पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ तेजस्वी नीतीश की सरकार पर सबसे बड़ी कामयाबी सुशासन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो एनडीए आरजेडी के शासनकाल के बुरे दौर की याद दिला रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब खबर समझते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से बार बार बिहार में हो रहे अपराध के आंकड़े गिना रहे हैं, और ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी यादव लॉ एंड ऑर्डर को क्या जबरन मुद्दा बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसे समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की रही है। लॉ एंड ऑर्डर के सहारे ही नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए थे, और अब तेजस्वी यादव भी जानबूझकर लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रहे हैं। अपराध के मुद्दे पर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव घेरना चाहते हैं, ताकि नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि पर उंगली उठाई जा सके और लालू राबड़ी के शासन पर लगते रहे जंगल राज के आरोप से उनकी पार्टी आरजेडी को निजात मिल सके। क्योंकि आपको पता है, जेडीयू और बीजेपी के नेता अपराध के मुद्दे पर आरजेडी को हमेशा घेरते हैं और जंगल राज शब्द का जिक्र कर हमला बोलते हैं। अब अपराध पर आरोप प्रत्यारोप वाली सियासत को भी समझते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले ये आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में 60,000 हत्याएं हुई हैं और 25,000 रेप की घटनाएं घटी हैं। यानी तेजस्वी यादव लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जेडीयू के नेता 15 साल बनाम 15 साल पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के आरोप पर जेडीयू की ओर से भी आंकड़े जारी करके पलटवार किया गया। जेडीयू की ओर से भी आंकड़े जारी किए गए और उसकी तरफ से जो कहा गया है, उन आंकड़ों के मुताबिक 1990 से लेकर 2005 तक बताया जा रहा है कि इन आंकड़ों के एससीआरबी यानी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 1990 से 2005 तक बिहार में 67,249 हत्याएं हुई, जबकि 2006 से लेकर 2020 तक बिहार में 52,239 हत्याएं हुई। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। और पुलिस कर्मियों पर हुए हमले की बात की जाए तो 1990 से लेकर 2005 तक 5,330 बार हमले हुए, जबकि 2006 से लेकर 2022 तक बिहार पुलिस पर सिर्फ 1,245 बार हमले हुए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं। पुलिस कर्मियों की शहादत की बात की जाए तो 1990 से लेकर 2005 तक 1901 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 2006 से लेकर 2022 तक 317 पुलिसकर्मी शहीद हुए। पुलिस थानों पर हमले की बात की जाए तो 1990 से लेकर 2005 तक 321 बार हमले हुए हैं, जबकि 2006 से लेकर 2022 तक में 210 बार हमले हुए हैं। अब जरा लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के राज और नीतीश सरकार में हुए नक्सली हमले का आंकड़ा भी जान लेते हैं। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 2,448 नक्सली हमले हुए हैं। 2006 से लेकर 2022 तक नक्सली हमलों की संख्या घटकर 793 हो गई है। यानी दोनों ही गठबंधनों की ओर से अपराध के आंकड़ों के सहारे एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है, और यही वजह है कि अपराध को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। और इस बीच रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। अगली खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आई है। एनआईए कस्टडी में तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आई। 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा की तस्वीर हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे, जिसे अमेरिका से भारत लाया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। एनआईए कस्टडी में तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर है। 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा को एनआईए की कस्टडी में आप देख सकते हैं। और चलिए अब आपको
आपको विस्तार से बताते हैं कि टेरर सरगना तहव्वुर राणा आखिर कैसे जाल में फंसा है, इसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले 2019 में प्रत्यर्पण की कोशिशें की गई। कैसे फंसा ये टेरर का सरगना? उसके बाद देखिए 2020 में अमेरिकी अदालत में अपील की गई, इसे लाने के लिए की जा रही थी। और 2025 में प्रत्यर्पण हो चुका है तहव्वुर राणा का, क्योंकि ये मास्टरमाइंड 26/11 का। और ये साल 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी पहले हुई थी। इसके बाद डेनमार्क में आतंकी हमले का भी इसने प्लान बनाया था और अखबार के दफ्तर पर हमले की पूरी साजिश इस तहव्वुर राणा ने रची थी, जो कि अब गिरफ्त में है। पूछताछ में मुंबई हमले से भी इसके तार जुड़े थे। 26/11 जो हमला हुआ है उसके तार इससे जुड़े हुए थे। और इसके बाद आप देखिए 26/11 के जो मास्टरमाइंड है उसमें आप देखिए हाफिज सईद, जकीउर रहमान और इलियास कश्मीरी, अब्दुल रहमान, हाशिम सईद उर्फ मेजर अब्दुल रहमान, मेजर इकबाल ISI का और मेजर समीर अली ISI के। ये वो मास्टरमाइंड है 26/11 के, जिसे एक एक करके गिरफ्त में लेने की कोशिश की गई। और अब जब तहव्वुर राणा को गिरफ्त में ले लिया गया है और उसकी अब पूरी कुंडली खंगाली जाएगी। अब आपको बताते हैं कौन है आतंकी तहव्वुर राणा, क्या है इसकी कुंडली, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, इस आतंकी का पूरा नाम है तहव्वुर हुसैन राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। यह पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में रह चुका है और उसके बाद 1990 के दशक के अंत में कनाडा पहुंच गया। यह 26/11 मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता है, जिसे डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी बताया जाता है। आतंकी तहव्वुर राणा डेविड हेडली का बचपन से दोस्त रहा है, जिसके संबंध शुरू से ही आतंकवादी समूह लश्कर तैयबा से हैं। चलिए अब मुंबई आतंकी हमले के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था। लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने हमला किया था। 9 आतंकी समेत 175 लोगों की मौत हो गई थी और इसी तहव्वुर राणा ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। 2006 से 2008 के बीच पूरी प्लानिंग की डेविड हेडली के साथ मिलकर हमले की साजिश रची गई थी। मुंबई हमले की पूरी पटकथा पाकिस्तान में लिखी गई। राणा ने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। इतना ही नहीं, राणा ने होटल बुकिंग कराई और आतंकी नेटवर्क को सुविधाएं दी। मामले की जांच शुरू हुई। अमेरिका से राणा और हेडली की गिरफ्तारी की गई। डेनमार्क के अखबार पर हमले की साजिश में गिरफ्तारी हुई और FBI की पूछताछ में हेडली ने कबूल किया कि मुंबई के टारगेट्स की रेकी की गई थी और राणा ने इन सब में उसकी मदद की थी। मुंबई की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए गवाही दी। हेडली ने गवाही दी और तहव्वुर राणा का नाम भी उगला। इसके बाद 2019 में मोदी सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू की और 2020 में पहली बार भारत की ओर से अमेरिका की अदालत में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अपील की गई। अमेरिका ने आतंकी राणा को भारत को सौंपा। 5 साल बाद मोदी सरकार को कामयाबी मिली। 10 अप्रैल 2025 आज की तारीख जब भारत लाया गया है तहव्वुर राणा और अब वो NIA के कस्टडी में है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।